हो गया। तो ये टॉपिक नंबर 11.8 में जो नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ टू बी एनालिटिक, ये टॉपिक पिछले 3-4 दिन से चल रहा है। इसमें हम कल परसों में भी कुछ प्रॉब्लम्स लेकर के उसका सलूशन आपको बताया था, और वो जितनी प्रॉब्लम चल रही है इसमें ये प्रूव करना है कि गिवन फंक्शन एक गिवन पॉइंट पर एनालिटिक है या नहीं। अब उसी क्रम में हम एक उस तरह की प्रॉब्लम लेने चल रहे हैं जो हमारे AKTU यूनिवर्सिटी में लगातार पूछी जाती है। तो उसमें हम एक क्वेश्चन 11-13 ले रहे हैं जो आपकी बुक में सॉल्व भी है, और उसको सीखने के बाद इनके कई क्वेश्चन इस तरह के हैं, उन्हें आप कर लेंगे। और आइए हम उसको स्टार्ट करते हैं। और गिवन दैट क्वेश्चन है कि इसमें शो करना है सो दैट द फंक्शन f(z) that is equal to u plus ib, where f(z) is equal to 1 time x power 3 and 1 plus I in bracket and y cube and in bracket 1 minus I and divided by x plus y square at z is not 0, and again a function f(z) is equal to this when z is not 0 and function f(z) is 0 when z is 0। इसका मतलब z इक्वल टू 0 पर मीन्स ओरिजिन पर z इक्वल 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो 0 पर यह विश्लेषण करना है कि f(z) इज इक्वल टू दिस, z 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, अगर z पर z 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। इसका मतलब हमारा पूरा फंक्शन ओरिजिन से होकर गुजर रहा होगा इस तरह। जैसे मान लीजिए दिस इज फंक्शन f(z) व्हेन z इज इक्वल टू, यहाँ पर x 0 y 0, इसका मतलब z 0, यही पॉइंट ओरिजिन है। और इस ओरिजिन के नेबरहुड रीजन R में हम फंक्शन की एनालिटिसिटी टेस्ट करने चल रहे हैं, और इस क्वेश्चन की बातों को गंभीरता से आपको समझना है और इसी तरह इससे संबंधित सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। f(z) when z is not equal to 0 then value of f(z) माने फंक्शन की यह वैल्यू होगी। माने इस 0 के अलावा जैसे आगे और पीछे आप आगे बढ़ेंगे, x की वैल्यू 0 के अलावा y की वैल्यू 0 के अलावा कंसीडर करेंगे तो फंक्शन यह फंक्शन करेगा, फंक्शन की वैल्यू इससे निकाली जाएगी। और ओरिजिन पर फंक्शन की वैल्यू 0 है ही है, और ऐसे भी इसमें लिख कर आप देख लीजिए x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो ऊपर नीचे सब 0 हो गए, 0/0, बट 0 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड इन अलजेब्रा। तो फॉर दैट रीजन हाउ यू हैव टू फाइंड द एनालिटिक कंडीशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन, यू हैव टू लर्न द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन प्रोसेस बाय प्रोसेस स्लोली। तो आइए हम इसको सॉल्व करने की बात आपको बताएं। और इसमें आगे इन्होंने दिया है कि f(z) इज दिस, आगे दे रहे हैं कि satisfied the Cauchy and Riemann equation, ये इवन इक्वेशन एट z इक्वल टू 0 इज द फंक्शन एनालिटिक एट z इक्वल टू 0। इसको जस्टिफाई करना है। इनका क्वेश्चन है द सो दैट द फंक्शन f(z) इक्वल टू दिस व्हेन z इज नॉट 0 इक्वल टू 0 व्हेन z इक्वल टू 0 सैटिस्फाई द रीमन इक्वेशन। रीमन इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है z इक्वल टू 0 पर, 0 पर रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई करता है।
इक्वेशन एट जेड इक्वल टू 0, तो फिर कह रहे हैं इज द फंक्शन एनालिटिक एट 0। तो इनका अगला क्वेश्चन है इज द फंक्शन एनालिटिक एट जेड इक्वल टू 0। इसी को जस्टिफाई कर प्रश्न इनका है कि अगर फंक्शन एफ जेड इक्वल टू दिस व्हेन जेड इज नॉट 0 इक्वल टू 0 व्हेन जेड इज 0, तो सेटिस्फाई द रीमन इक्वेशन। मानिए रीमन इक्वेशन del u del x एंड del u del v del y एंड del u del y इक्वल टू माइनस del v del x होगा z इक्वल टू 0 पर, तो क्या यह एनालिटिक होगा? हमने कल एक एनालिटिसिटी के लिए क्वेश्चन अडॉप्ट किया था कि किसी भी फंक्शन के किसी गिवन पॉइंट पर एनालिटिक होने के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं। नंबर एक कि del u del x should be equal to del v del y should be continuous भी होना चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि f dash z should be existing, इसको एग्जिस्ट करना चाहिए along any path, along any path। पाथ का मतलब along x एक्सिस, along y एक्सिस, अदरवाइज along any कर्व, किसी रास्ते से उसे एग्जिस्ट करना चाहिए। ये दो शर्तें एनालिटिसिटी कंडीशन के लिए आवश्यक हैं। किसी क्वेश्चन को एनालिटिक प्रूफ करने के लिए ये दो बातें इस तरह के क्वेश्चन के लिए आवश्यक है। तो आइए हम इनके, जिसमें कि फंक्शन की वैल्यू दी गई है, तो आपका क्वेश्चन इसमें समझना है कि आपको ये शो करना है कि गिवन फंक्शन एफ जेड की वैल्यू जेड इक्वल टू दिस व्हेन जेड इज नॉट 0 एंड इक्वल टू दिस इज ये जेड एफ जेड इज 0 व्हेन जेड इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रीमन इक्वेशन। रीमन काउची इक्वेशन को संतुष्ट करता है, तो क्या यह एनालिटिक है जेड पर? तो इसके लिए हम अब प्रूव करने, आपको प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करने चल रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखिए और उनकी सारी वैल्यू को हम लिख कर आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ एफ जेड को क्लियरली लिखना है कि एफ जेड इज इक्वल टू, इसमें आप मल्टीप्लाई करके इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट अलग कर लेंगे। जैसे एक्स क्यूब का इसमें गुणा करेंगे तो दिस विल बिकम एक्स क्यूब एंड प्लस आई एंड एक्स क्यूब बन जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस वाई क्यूब एंड माइनस माइनस प्लस आई वाई क्यूब एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। और इसको लास्टली आप करेक्ट कर सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस, यू हैव टू कलेक्ट द रियल पार्ट इन वन प्लेस एंड इमेजिनरी पार्ट इन अदर प्लेस। इसमें देखिए आई आई कॉमन है, तो इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यू हैव टू कलेक्ट इन वन प्लेस, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पूरे का डिवीजन है, लेकिन इनको अलग अलग हम इस तरह भी लिख सकते हैं टू सेपरेट द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरह ये बन गया। कहने का मतलब मेरा फंक्शन जो इस तरह का है, इसको हम इस रूप में लिखेंगे। तो इस रूप में टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड यू आर गेटिंग हियर दैट b इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आगे आपको एनालिटिक प्रूफ करने की काउची रीमन इक्वेशन का सेटिस्फैक्ट्री होना जरूरी है, और दूसरी शर्त है ये। तो सबसे पहले हम इसको पहली बेट पूरी करने चल रहे हैं। नाउ यू शुड गेट द del u del x एंड del u del y एंड del v del x एंड del v del y। तो हमें चेक करेंगे क्या रीमन इक्वेशन संतुष्ट करता है। उन्होंने दिया हुआ है कि रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई, ये करता है सेटिस्फाई द रीमन काउची इक्वेशन एट जेड इक्वल टू 0। आप चाहें तो इसे ना भी निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिखना चाहिए, दिखने के लिए निकालना जरूरी है। तो नाउ यू शुड फाइंड द del u del x। दो चीज़ें यहाँ पर हैं, इसको del u del x आप एक तो हम जनरल मेथड से, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर हम प्रिंसिपल फंक्शन लेते हैं, प्रिंसिपल रूल से निकाला गया है बुक में, उसी को आपको समझना है और मुझे आपको समझाना है। लेकिन हम
ये क्यों प्रिंसिपल रूल से यहाँ पर करने वाले हैं, इसको यहाँ पर इन्होंने दिया है कि बाय डिफरेंशिएशन ऑफ द वैल्यू डेल यू डेल एक्स एंड डेल बी डेल वाई और डेल बी डेल एक्स एंड डेल बी डेल वाई एट 0 0 वी गेट 0 अपॉन 0, सो वी अप्लाई द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। इन्होंने इसको फंडामेंटल मेथड लगाया हुआ है किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने वाला। फंडामेंटल फंक्शन होता है जैसे एफ एक्स प्लस एक्स डैश एंड माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स एंड यहाँ लिखिए लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0। तो इसी बात को हम dy dx कहते हैं या डी एफ एक्स बोलते हैं, जो कि इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा है। तो लेकिन ये प्रिंसिपल फंडामेंटल रूल है। इसी रूल से यहाँ पर इन्होंने इन सवाल को इसकी लिमिट निकाली हुई है, और लिमिट निकालने का मतलब लिमिट किसी पॉइंट पर होती है और किसी पॉइंट पर लिमिट निकालने का मतलब उस पॉइंट पर उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है। तो अब जनरली हम अगर इसका डेल यू डेल एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो दिस इज द डिनोमिनेटर एंड दिस इज न्यूमरेटर। तो फार्मूला कहता है डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट एक्स, तो हो जाएगा 3x पावर 2 एंड माइनस न्यूमरेटर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट एक्स, देन यू विल गेट 2x डिवाइडेड बाय पावर ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये फार्मूला है आपका रूल। इस रूल के आधार पर हमने ऐसा कर दिया। तो अब ये जो हमें क्या करना है कि 0 0 पर डेल यू डेल एक्स की अगर हम वैल्यू चेक करना चाहें 0 0 पर, तो इसको एक बार आप चाहें तो आप इजी करके कैसे भी करके देख लीजिए 0 ही आएगा, क्योंकि एट एवरी प्लेस यू हैव द वैल्यू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0 होगी। तो हर जगह आप 0 लिख कर देख लीजिए, ऊपर भी 0 आता है नीचे भी 0 आता है। तो 0 अपॉन 0 0 होता है, इसको 0 के ही बराबर मैथमेटिक्स में कंसीडर किया गया है। तो यू आर गेटिंग द लिमिट 0, और तो इसलिए इसकी लिमिट प्रॉपरली निकलती नहीं है जब इसकी लिमिट 1 होती है, लेकिन सिंपल मेथड से 0 आ रही है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल वाई एट 0 0 वी गेट 0 बाई 0, सो वी अप्लाई द फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। तो यहाँ पर हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल कैसे लगाएंगे वो जरा देखिए, वही हम आपको सिखाना चाहते हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि बाई फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। प्रिंसिपल रूल का मतलब फंडामेंटल रूल, जिसके आधार पर आप डेल यू डेल एक्स सीखे हुए हैं। तो फंडामेंटल रूल में हमें निकालना क्या है कि डेल यू डेल एक्स की लिमिट, माने डेल यू डेल एक्स की वैल्यू, डेल यू डेल वाई की वैल्यू, डेल बी डेल एक्स की वैल्यू, डेल बी डेल वाई की वैल्यू। एट फर्स्ट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल यू डेल एक्स, माने यू का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेशन बाई फंडामेंटल रूल। तो जब यह फंक्शन यहाँ पर ध्यान से देखिए z इक्वल टू 0 है, का मतलब ये है कि x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, z इक्वल टू, क्योंकि यू नो दैट z इज इक्वल टू x प्लस i है, तो z इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 प्लस i 0, कहने का मतलब 0 को ही x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। अगर फंक्शन x से लेफ्ट साइड में थोड़ा सा शिफ्ट करता है तो इसको इस पॉइंट पर यह x माइनस h कंसीडर करेंगे। अगर राइट साइड में जाता है तो एक स्मॉल वैल्यू x लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 0 प्लस x, 0 प्लस h, और यहाँ लिख सकते हैं 0 माइनस h। तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में इसकी वैल्यू ले रहे हैं। तो डेल यू डेल एक्स के लिए यहाँ पर लिमिट ली गई है बुक में, यही मुझे आपको समझाना है। लिमिट h टेंड टू 0, जैसे अगर मान लीजिए इस फंक्शन की वैल्यू जो है आपकी दी गई है, इसमें x इक्वल टू 0 लिखना है, y इक्वल टू 0 लिखना है, लेकिन लिमिट निकालने के रूलिंग के आधार पर यहाँ u पर आइए, चूंकि fz को हमने u और v में कन्वर्ट कर दिया है, हम u और v के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो लिमिट h टेंड टू 0, अगर h 0 होगा तो हम जो u है u को लिखेंगे क्या, बिकॉज u इज फंक्शन ऑफ x एंड y एंड v इज फंक्शन ऑफ x एंड y।
हमने आपको बताया है कि u इज फंक्शन ऑफ x एंड y ऐसे लिखते हैं, v इज फंक्शन ऑफ v x y इस तरह लिखा जाता है। जब फंडामेंटल रूल में हम इसको फार्मूलेट करते हैं तो हम इसे कंसीडर करते हैं और लिखेंगे u, क्योंकि देखिए हम x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे अलोंग x एक्सिस की बात होती है, तो हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट केवल x का कंसीडर करते हैं। और चूंकि x y का फंक्शन है तो इसलिए हम जब यहाँ डेल u डेल x है तो आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन की बात है, तो चूंकि x के रिस्पेक्ट में हम x लाइन में इंक्रीमेंट हम h और माइनस h ले रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद जब y के रिस्पेक्ट में लेंगे तो हम y के रिस्पेक्ट में इसका इंक्रीमेंट y अलोंग y एक्सिस के और माइनस के लेंगे, डाउन साइड में माइनस के, अप साइड में प्लस के। When you are differentiating the function u along x axis, then you have to take the small increment in x as h. When you are differentiating along y axis, then you have to select the small increment in y as k. So first you are going to differentiate the u del x. Once you are differentiating u with respect to x, then the small increment in x direction. Otherwise, in along x, you have to take h. तो क्योंकि पॉइंट 0 0 पर निकाल रहे हैं तो इसलिए अगर h की वैल्यू 0 हो जाए तो आप 0 पर शिफ्ट कर जाएंगे, माइनस h की वैल्यू 0 हो जाए तो 0 पर। तो एक प्रोसेस है, प्रोसेसिंग है, तरीका है कि हम राइट लिमिट को ओरिजिन पर 0 प्लस h कंसीडर करेंगे, इसको राइट लिमिट बोलते हैं, और लेफ्ट लिमिट 0 माइनस h कंसीडर करते हैं। तो हम राइट लिमिट ले रहे हैं, तो राइट में यहाँ पर ध्यान से देखिए x की वैल्यू, यह x y का फंक्शन है तो x इज इंक्रीजिंग, तो 0 0 पर इसे 0 प्लस h लिखेंगे x के स्थान पर, और y तो 0 ही लेंगे क्योंकि y इज नॉट चेंजिंग अलोंग x एक्सिस, और माइनस u 0 0 लेंगे क्योंकि u एक जैसे दो फंक्शन u अगर x y का फंक्शन है तो मान लीजिए हम इसमें इक्वेशन नंबर 1 बन गया और x में हम इसका स्मॉल इंक्रीमेंट h ले रहे हैं, तो इसको लिखेंगे u इज इक्वल टू u x प्लस h एंड y, ऐसे ये दूसरा होगा। और इसमें से इसे घटाएंगे तो दिस माइनस दैट होगा, तो ये हो जाएगा u x प्लस h एंड y एंड माइनस u x y। और चूंकि x y की वैल्यू 0 0 है ही है, इसलिए इसको लिखते हैं u 0 प्लस h एंड 0 एंड माइनस u 0 0। इसी को बच्चे समझते नहीं हैं, नहीं समझ पाते हैं, बार बार इसको क्वेश्चन करते हैं क्लास में। इसी चीज़ को हम आपको यहाँ रेफरेंस में कंसीडर कर रहे हैं कि इसको ऐसे लिखा गया है। तो फंडामेंटल रूल के आधार पर, जैसे अब इसी चीज़ को अभी हम बुक में दिखाया नहीं गया, इस फार्मूले में रख कर आपको दिखाते हैं, तब आप समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये और डिवाइडेड बाई एच होता है, ठीक वैसे जैसे डिवाइडेड बाई स्मॉल एक्स होता है। जब आप एफ एक्स लेते हैं, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स लेते हैं, तो यहाँ पर जो डेल्टा एक्स की जगह एच लिया गया है, इसीलिए यहाँ पर एच से डिवीजन किया गया है। और इसके बाद बुक में आप देखिए आगे लिखा गया है कि लिमिट एच टेंड टू 0 और लिख दिया गया है एच क्यूब अपान एच स्क्वायर प्लस एच इज इक्वल टू एच क्यूब अपान एच क्यूब इक्वल टू 1। इस बात को आप बुक देखकर नहीं समझ पा रहे हैं, इसी बात को मुझे इस वीडियो में समझाना है ताकि आप अगले सारे क्वेश्चन को यह कैसे हुआ, अगर बुक की लाइन को हम ऐसे लिख दें और आगे लिखा हुआ है एलॉन्ग एक्स एक्सिस, क्योंकि हम इंक्रीमेंट एलॉन्ग एक्स एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं, तो सीधे यह लिमिट डेल यू डेल एक्स की वैल्यू यह बन गई 1, और अभी डायरेक्टली हमने इसको डेल यू डेल एक्स निकाला था तो 0/0 आ रहा था। तो फॉर दैट रीजन हाउ यू हैव ऑब्टेन दिस वैल्यू एच क्यूब अपॉन एच क्यूब इक्वल टू 1, ये मुझे समझाना है। यह फंक्शन लेकर के बुक में ऐसा लिया नहीं गया है, बट आई एम कंसिडरिंग दैट। देखिएगा यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि लिमिट एच टेंड टू 0 और u है, हमें कंसीडर करना था u इक्वल टू यू एक्स वाई, और u इक्वल टू जो है एक b
बी एक्स वाई लेते हैं, अभी तो हम यू की बात कर रहे हैं, यू एक्स वाई का फंक्शन है, यही है यू। ध्यान से देखिए, अब यू में हम एक बार लिए 0 + h, तो अब यहाँ तो u इज यू, ये दिस इज टेकन एज प्रिंसिपल टाइप ऑफ फंक्शन। अब रियल फंक्शन ये है, तो इसमें कैसे करेंगे जरा देखिए, x की जगह 0 + h लिखेंगे, क्योंकि आप ओरिजिन पर ले रहे हैं, यू आर गेटिंग द लिमिट एट ओरिजिन। अगर जैसे 1 पर लेते तो 1 + h लिखते, तो 2 पर लेते तो 2 + h लिखते, लेकिन ओरिजिन पर ले रहे हैं तो यहाँ x की जगह ये 0 + h लिखेंगे। जरा देखिए क्या हो रहा है, 0 + h³ एंड -0, y की वैल्यू 0 ही है, क्योंकि अलोंग x एक्सिस ले रहे हैं, देयर इज नो इंक्रीमेंट इन y, तो 0³ होगा माने 0 ही होगा, उससे कोई फर्क नहीं। ये जरा देखिए, और डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए 0 + h का स्क्वायर -0, और ये तो हो गई इसकी वैल्यू, इसकी अब माइनस लिखना है 0 -0 टाइप का है, 0³ यहाँ भी आप क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर केवल दिखाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, इसे लिखा नहीं जाता है, और डिवाइडेड बाई 0² एंड +0², ये हो गया, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, और नीचे ध्यान से देखिए h है। शार्ट में बुक में उन्होंने कैसे इसको लिखा है वही मैं इसको लिख कर आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आप बारी बार अंडरस्टैंड कर लीजिए और इसे रख कर समझिएगा, ये लिखा बुक में नहीं जाता। तो अब यहाँ देखिए आगे मैं लिखता हूँ, ध्यान से सुनना है सबको। तो ये 0 + h मतलब h³, यहाँ हो गया h³ और -0³ माने वही रहेगा, और डिवाइडेड बाई 0 + h² मीन्स h², और माइनस ये सब 0 ही है, और डिवाइडेड बाई h। तो अगेन आगे देखिए, फिर मैं लिखता हूँ लिमिट h टेंड टू 0, तो h³ अपान h² है, तो यह तो दोनों एक फ्रैक्शन है, तो नीचे कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो इसे h/1 लिख सकते हैं। और हमने आपको शुरू बताया था किसी भिन्न में भिन्न का भाग देते हैं, जैसे a/b/c/d, दैट विल बी इक्वल टू a/b × d/c होता है। ये अलजेब्रा का रूल है घातांक का, तो ये बदल जाता है, तो यहाँ हो जाएगा h³ h² × 1/h, तो हो गया h³ h³, तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी h³ h³ = 1। वही चीज़ को बुक में इन्होंने इस तरह लिख दिया है, लेकिन वो इसकी वैल्यू निकल कैसे रही है वो बुक में दिखाई नहीं दे रहा है। जो आपके हाथ में बुक होगी उसमें ये लाइन नहीं लिखी हुई है, तो इस लाइन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाउ यू हैव ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ ∂u∂x = 1। और जब सीधे प्रोसेस से निकालते हैं बाय द मैकेनिकल रूल, इसका ∂u∂x को जब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो 0/0 हो जाता है। इंटर में आपने सीखा भी है, बहुत से फंक्शन ऐसे होते हैं जिनकी लिमिट 0 नहीं होती, लेकिन आप सीधे आप x की वैल्यू 0 लिख देते हैं, सब 0 हो जाता है। लेकिन लिमिट निकालने के विभिन्न फंक्शन के विभिन्न अपने अपने एटीट्यूड के तरीके होते हैं, जब तक उन तरीकों पर आप नहीं जाएंगे उसकी सही लिमिट नहीं निकल सकती। तो दिस वाज अबाउट द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ∂u∂x दैट इज इक्वल टू 1। यह जो 1 है यह पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u है, एट 0 पर है, और एट 0 पर उसकी यह लिमिट भी है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन इज नोन एज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। याद रखना है, भूलना नहीं। अब आगे देखिए, हम दूसरा पॉइंट आउट कर रहे हैं, ∂u∂y, उसको कैसे करेंगे वो सीखिए। तो ∂u∂y कैन बी टेकन एज लिमिट k टेंड टू 0 because you are differentiating this function u along y axis। तो along y axis में स्मॉल इंक्रीमेंट हम पार्शियल डायरेक्शन में k लेंगे, और यहाँ ये 0 0 है, y की वैल्यू यहाँ 0 है, तो k अप्रोचिंग 0 माने when k टेंड टू 0, अगर k की वैल्यू छोटी होती जाएगी इसको और नजदीक लेते जाएंगे, और एक समय जैसे ही k 0 होगा तो y की वैल्यू 0 है, 0 से, तो यह सेंस है लेने का। अब u की वैल्यू हम क्या करेंगे, अब देख रहे हैं कि आप यहाँ पर x में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो x में हम इंक्रीमेंट नहीं लेंगे। जैसे जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो y दोनों जगहों पर 0 0 था, बिकॉज यू आर फाइंडिंग द लिमिट एट 0 0, तो 0 0 ही था।
लेकिन x में इंक्रीमेंट ले रहे थे, अब y में ले रहे हैं, तो आपको लिखना है u0 एंड 0 प्लस k, y में इंक्रीमेंट एंड माइनस u0 0, ध्यान से इसे देखिए, और डिवाइडेड बाई k। अब k लिख देंगे तो आगे फिर बुक में लिखा गया है कि लिमिट k टेंड टू 0, आगे लिख रहे हैं। अब इसमें देखिए x की वैल्यू 0 लिखेंगे, यहाँ भी 0 हो जाएगा, ऊपर माइनस इसको लिखेंगे 0 प्लस k, तो 0 प्लस k का क्यूब माने k क्यूब, वो भी माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस k क्यूब, और नीचे होगा माइनस 0 प्लस k होगा तो k स्क्वायर हो जाएगा, ये k स्क्वायर होगा, और इसकी जगह दोनों 0 लिखेंगे, तो 0 0 0 माइनस 0 अपॉन 0 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 0, और डिवाइडेड बाई पूरे का है k, तो फिर उसी नियम से ये आ जाएगा लिमिट k टेंड टू 0, तो ऊपर होगा माइनस k क्यूब डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा k क्यूब, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। अब लिमिट की k की वैल्यू लिखने के लिए हम तब तक नहीं लिखते जब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सारा फंक्शन उसके जो रेडिकल्स हैं उसे एलिमिनेट कर लेते हैं। अगर मान लीजिए k की पावर 4 होती, नीचे k क्यूब है, ऐसा करने पर तो k बच जाता, तब इसकी लिमिट 0 हो जाती, लेकिन दोनों रिड्यूस हो जा रहे हैं, इसलिए -1 आया। ये प्रोसेस है, इसे आपको इंटरमीडिएट के उस प्रोसेसिंग को मैं याद दिलाता हूँ, उन्हें आपको याद करना है। इसे ऐसा मैंने किया इसलिए कि हम h की वैल्यू सीधे सीधे भी यहाँ सब लिख दें तो 0 हो जाएगा, लेकिन हम तब लिखेंगे जब हम उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सारे वेरिएबल रेडिकल्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। जब फाइनली एलिमिनेशन के बाद जो बचेगा तब हम k की जो टेंडिंग वैल्यू है उसे इक्वलिटी में पुट कर देते हैं, तब वो वैल्यू आ जाती है, लेकिन पहले मत पुट करिए, नहीं तो यहाँ भी 0 0 आ जाएगा। तो ये रूल है, इसको अंडरस्टैंड करना आपको। तो अगेन हम निकाल रहे हैं डेल बी डेल x के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो फिर लिखना है लिमिट h टेंड टू 0। अब इस फंक्शन पर आएंगे तो अब इस पर ध्यान देना है। अभी हमने उसको लिया था, अभी b लेंगे तो b की रूलिंग में हो जाएगा, अब एलॉन्ग x है तो b 0 प्लस h एंड 0 एंड माइनस b 0 एंड 0 बिकॉज यू आर फाइंडिंग एट ऑरिजिन। तो यह जो इंक्रीमेंट वाला फंक्शन है ये विदाउट इंक्रीमेंट का है, डिवाइडेड बाई h। और फिर देखिए लिमिट h टेंड टू 0, तो यहाँ पर इसमें जब 0 प्लस h लिखेंगे तो h क्यूब हो जाएगा, नीचे 0 प्लस h स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों 0 रहेंगे वही होगा, माइनस दोनों जगह 0 0 लिखेंगे तो वही चीज आ जाएगी। अब इसमें देखिए हम एक बार लिख के दिखा रहे हैं, आप फिर दिखा रहे हैं 0 प्लस h क्यूब एंड प्लस 0 क्यूब डिवाइडेड बाई 0 प्लस h स्क्वायर एंड प्लस 0 स्क्वायर एंड माइनस 0 क्यूब प्लस 0 क्यूब डिवाइडेड बाई 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर अपॉन h। पूरा ऐसे लिखना हम दिखा रहे हैं, लेकिन आपको बुक में लिखना उतना नहीं, सीधे आपको जैसे इसका आंसर हमने लिख दिया है। अब एक बार 2 बार मैंने सिखा दिया, आप ऐसे सीख लीजिए। देखिए यहाँ पर h क्यूब बचेगा प्लस 0, कोई वैल्यू नहीं, नीचे h स्क्वायर बचेगा, ये तो 0 हो गया, उससे ऊपर न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं, नीचे h है, तो 60 में इसको ऐसे लिखते हैं। जरा ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा ऊपर h क्यूब नीचे h स्क्वायर और डिवाइडेड बाई h, तो आगे हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, तो देन यू आर गेटिंग हियर h क्यूब अपॉन h क्यूब दैट इज इक्वल टू 1। तो डेल b डेल x की वैल्यू भी 1 आ गई। एलॉन्ग x एक्सिस ये एलॉन्ग था और यह है एलॉन्ग y में भूल गया था y एक्सिस, और ये फिर x के रेस्पेक्ट में रहे तो इसको भी लिखेंगे एलॉन्ग x है तो x एक्सिस। किस तरह एक लास्टली एक फाइनल पॉइंट और निकालना है, डेल बी डेल y, तो y एक्सिस के अलॉन्ग है तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट यू हैव टू राइट दैट k टेंड टू 0, और b में लिखना है तो चूंकि x की वैल्यू चेंजेबल नहीं है तो x ऊपर नीचे हर समय 0 होगा,
तो इसको लिखेंगे 0q प्लस 0 प्लस के, ऐसे 0 प्लस के क्यूब डिवाइडेड बाई 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस के स्क्वायर माइनस 0 क्यूब माइनस 0 क्यूब प्लस 0 क्यूब एंड 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। तो इस चीज से आपको बचना है, ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि इंजीनियर होने जा रहे हैं, तो इसलिए ऐसे देखकर ही आपको सारी वैल्यू कर लेनी है। यहाँ पर जैसे एच की जगह 0 प्लस के लिखेंगे तो एच क्यूब हो जाएगा, प्लस वही रहेगा, नीचे एच स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 वही रहेगा, माइनस दोनों 0 0 रहेगा, 0 हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा। यही आपको लिख देना है अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो 0 एंड 0 प्लस के एंड माइनस 0 0 डिवाइडेड बाई के, और फिर लिखेंगे लिमिट के टेंड टू 0, तो ये हो जाएगा के क्यूब डिवाइडेड बाई के स्क्वायर अपॉन के, दिस इज इक्वल टू लिमिट के टेंड टू 0 एंड के क्यूब डिवाइडेड बाई के क्यूब इक्वल टू 1, और लिख लीजिए अलॉन्ग वाई एक्स। इसको देखिए पाठक दिखाई दे रहा है। तो ये चारों लिमिट देखिए आपकी आ गई, डेल यू डेल एक्स इक्वल टू एंड डेल यू डेल वाई इक्वल टू -1, डेल बी डेल एक्स इज 1 एंड डेल बी डेल वाई इज 1। तो फ्रॉम और ध्यान से ये देखना है कि जो u है, इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, दे आर बिकॉज दे आर द फंक्शन ऑफ x एंड y, जनरल फंक्शन फॉर दैट रीजन दे आर कॉन्टिन्यूअस ऑलवेज। जैसा कि इसकी प्रॉपर्टी में है, इसको अलग से नहीं निकालना है। एक तक मैंने दे दिया डेल यू डेल एक्स इक्वल टू डेल बी डेल वाई एंड डेल यू डेल वाई इक्वल टू डेल बी डेल एक्स माइनस, एंड एक तो ये दोनों लाइन प्रूफ हो गया। देखिए डेल यू डेल एक्स इक्वल टू डेल बी डेल वाई, तो डेल बी डेल वाई 1 1 है, ये बराबर हो गया, और डेल यू डेल वाई की वैल्यू -1 है, और डेल बी डेल एक्स की वैल्यू 1 है, तो इसमें माइनस साइन लगाएंगे तो माइनस माइनस बराबर हो जाएगा। इसका मतलब सी आर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड हियर। यहाँ पर तो हो गया कि ये लिख रहे हैं द काउची-रीमन इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट z इक्वल टू 0। z इक्वल टू 0 मीन्स x एंड y इक्वल टू 0। अभी आप ये नहीं कह सकते कि ये फंक्शन 0 0 पर एनालिटिक है, क्योंकि अभी दूसरी शर्त बाकी है। अब सी आर इक्वेशन होल्ड कर गया, तो आपको अलॉन्ग एटलीस्ट अलॉन्ग 2 पथ आपको इसकी लिमिट निकालनी होगी, और दोनों लिमिट अगर समान है तब तो आप कहेंगे कि बिकॉज लिमिट इज एग्जिस्टिंग एंड सेम अलॉन्ग 2 पथ। जैसे हमने कहा कि मैं बना देता हूँ कि जैसे ये ओरिजिन से होकर इसी फंक्शन को अब हम किस तरह कंसीडर करेंगे। जैसे ये ओरिजिन है और यह p है, यह q है, ये r मान लीजिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो along x एक्सिस, along y एक्सिस एंड along एनी कर्व। तो along एनी कर्व में हम ज़्यादातर कर्व जो है ये y इक्वल टू x कंसीडर करते हैं। तो हम along x एक्सिस लें, along y लें, along एनी कर्व लें। तो हमारी बुक में 2 तरीके से लिया गया है along एनी कर्व। तो along एनी कर्व में y इक्वल टू x कर्व के along के रिगार्ड्स में लिया गया है, तो हम इसकी लिमिट निकाल कर दिखाएंगे। तो एनालिटिक प्रूफ करने के लिए सी आर इक्वेशन होल्ड करना चाहिए, और आपको लिमिट निकालनी है along 2 पथ। तो आइए हम अलग अलग लिमिट निकालते हैं। लिमिट का क्या मतलब है? लिमिट निकालने का मतलब किसी दिए गए पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की वैल्यू एग्जिस्ट करना। और डिफरेंशिएशन क्या होता है? एफ डैश जेड होता है, और इसकी जो प्रिंसिपल फंडामेंटल रूल से वैल्यू होती है, लिमिट डेल्टा जेड टेंड टू 0 होती है, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड एंड माइनस एफ जेड एंड डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड है। सॉरी, ये डेल्टा जेड फंडामेंटल रूल है। इसी रूल को कैसे इन्होंने अप्लाई किया है जरा देखिए। अब चूंकि यू आर गोइंग टू फाइंड द एफ डैश जेड अगर इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, तो जेड इक्वल टू 0 पर जब इसे निकालना चाहेंगे तो इस बात को बुक में इन्होंने ऐसे लिख दिया है, इसको लिखा ही नहीं है। उन्होंने लिखा है डेल्टा जेड टेंड टू 0 एंड एफ 0 प्लस डेल्टा जेड।
एंड माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड। अब बुक में और भी एक परिवर्तन है, उन्होंने डेल्टा जेड भी नहीं लिखा है, उन्होंने जेड केवल लिखा। तो इस जेड का लिखने का मतलब हुआ कि उन्होंने लिखा है यहाँ पर 0 प्लस जेड, बिकॉज डेल्टा जेड इज टेकन इन द प्लेस टेकन एज जेड। तो यहाँ पर जेड को ही वेरिएबल कंसीडर किया गया है बुक में, तो इस चीज को उन्होंने ऐसे लिखा है। तो आप अब ये समझिएगा, जेड डेल्टा जेड टेंड टू जीरो न लिख करके केवल जेड ही टेंड कर रहा है जीरो का। तो जैसे यहाँ पर जेड इक्वल टू जीरो है, तो आगे चल करके मान लीजिए इस पॉइंट पर स्मॉल डिस्टेंस जेड है, तो यहाँ पर जेड इक्वल टू जीरो है, जेड अपोजिट जीरो। तो जेड अप्रोचेज जीरो का मतलब जेड टेंड्स टू जीरो, जेड टेंड टू जीरो का मतलब एक्स टेंड टू जीरो एंड वाई टेंड टू जीरो। तो इसीलिए यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं, इस फार्मूला यही है, यहाँ डेल्टा जेड के स्थान पर जेड को ही वेरिएबल कंसीडर स्मॉल इंक्रीमेंट के रूप में कंसीडर किया गया है। तो इसलिए ये फार्मूला हो जाएगा एफ जीरो प्लस जेड एंड माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई जेड। यह नहीं लिखा है, यह लिखा हुआ है। हमने दोनों बातें आपको साफ साफ लिखकर समझा दी। अब देखिए, आपका फंडामेंटल फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू दिस, क्योंकि यहाँ डेल्टा वल्टा तो लिखा नहीं है, इसलिए हमें इस रूप में लेना है। तो एफ जीरो प्लस जेड, अगर इसे आप ओरिजिन पर कंसीडर कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि व्हेन जेड इज नॉट जीरो तब फंक्शन यह होगा, और जेड इक्वल टू जीरो होगा तो जीरो होगा। तो जेड इक्वल टू जीरो पर तो ये देखिए जीरो तो हमने लिखा ही है। अब इसकी वैल्यू होगी क्या, जरा देखिए, जेड टेंड टू जीरो, तो जीरो प्लस जेड, जीरो प्लस जेड यही आपको कंसीडर कर लेना है, इसी पूरी वैल्यू को जो कि इन्होंने निकाला हुआ है, और इसको हम इस रूप में लिखे हैं। देखिए अब यहाँ पर हम अब ऐसे लिख देंगे, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट टोटल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन टाइम। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड प्लस आई इन ब्रैकेट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा अगर जेड जीरो नहीं होगा ये, और फिर जब जेड जीरो होगा तो उसकी वैल्यू जीरो होगी, वही बुक में इन्होंने लिखा है। और डिवाइडेड बाई ये देखिए जेड है, तो डेल्टा जेड इंक्रीमेंट के रूप में जेड लिखा गया है, तो जेड की वैल्यू सैद्धांतिक वैल्यू एक्स प्लस आई वाई आप लिख देंगे और इससे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसी बात को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बुक में इन्होंने ऐसा लिखा कैसे है। अब उसके बाद दिस माइनस जीरो ये खत्म हो जाएगा और ये बचेगा आगे लिमिट जेड टेंड टू जीरो एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड प्लस आई इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यह इतना बटा इतना बटे इतना बटे एक ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस आई वाई इन ब्रैकेट। दिस इज द जनरल फंक्शन ऑफ लिमिट एफ डैश जेड। अब ये जनरल है, यहाँ पर जेड है, नीचे जेड है, तो अब इसे हम एक फार्मूला के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, मान लीजिए। अब एलॉन्ग एक्स एक्सिस, एलॉन्ग वाई एक्सिस, एलॉन्ग जेड एक्सिस, जो भी आपकी इच्छा हो इसकी लिमिट निकाल सकते हैं। तो आइए हम एट फर्स्ट उन्होंने बुक में निकाला है इसकी वैल्यू लिमिट की, किसके रेस्पेक्ट में निकाला है, एलॉन्ग वाई इक्वल टू एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने निकाला है कि अगेन hence the Cauchy Riemann is satisfied and that now let z tend to 0 along y equal to x, along y equal to x, f dash z along, या सीधे सीधे लिखते हैं z tend to 0 along y equal to x। तो इस फंक्शन में y की जगह x आप लिख देंगे, जब y की जगह x लिख देंगे तो जो यह टेंड होगा z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई हो जाता है। इसको देख रहे हैं ध्यान से ना, तो हमारी जो y इक्वल टू x लिख देंगे तो ये जो z की वैल्यू इस तरह कन्वर्ट होती है। तो हमें केवल अभी चूंकि इसमें डिफरेंशिएशन सिंबल कोई है नहीं, तो
केवल y की जगह x लिख देना है। अब जब y की जगह x लिख देंगे तो लिमिट कैसे कन्वर्ट होगी जरा वो देखिए। तो नाउ यू हैव टू राइट f डैश z, और f डैश z जो है इसको 0 भी लिख देना चाहिए, क्योंकि आप 0 पर सब निकाल रहे हैं ना, तो आप 0 लिख सकते हैं। और दिस इज लिमिट, अभी हम z इक्वल टू 0 है, टेंड टू 0 है, जब y इक्वल टू x लिख देंगे। इसमें हर जगह x y है, लेकिन हम y को x से कन्वर्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा x क्यूब माइनस एक्स क्यूब एंड प्लस आई इंटू एक्स क्यूब एंड प्लस एक्स क्यूब बन जाएगा। और नीचे देखिए एक्स स्क्वायर एंड प्लस ये भी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और इंटू 1 अपान एक्स प्लस आई एक्स बन जाएगा। तो इसमें एक्स कॉमन करेंगे तो 1 प्लस आई इंटू एक्स बच जाएगा, और इसको ऐड कर देंगे तो यह बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर। एक अगली लाइन में लिखना चाहिए, और ये पूरा फंक्शन x में कन्वर्ट हो गया। तो यू हैव टू राइट लेट z टेंड टू 0 के स्थान पर x टेंड टू, अब इसमें चूंकि x का फंक्शन जनरल फंक्शन बन गया, इसमें z टेंड नहीं कर सकता। तो अब देखिए क्या हो रहा है, तो यह x ये रिजेक्ट हो गया, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब 2x क्यूब आई हो जाएगा। लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर न्यूमरेटर है 2i एक्स क्यूब है, और नीचे देखिए एक्स स्क्वायर और x, तो हो गया 2 इंटू 1 प्लस आई इंटू एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब रिजेक्ट हो गया, तब बच गया क्या आपका 2i अपान 2 इंटू 1 प्लस आई, तो 2 भी रिजेक्ट हो गया, बच गया i अपान 1 प्लस आई। ये आपका एलॉन्ग वाई एक्सिस आ गया। अब इसको एक नियम है कि डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज करेंगे तो इसमें 1 माइनस 1 प्लस आई है, तो 1 माइनस आई का गुणा करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर गुणा करेंगे तो यह आई माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, यह आई प्लस 1 प्लस आई 1 माइनस आई हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर। और आप जानते हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो जाएगा। और ये जो है ये ऊपर है आई माइनस आई स्क्वायर माने प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये 1 प्लस 1 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट 1 प्लस आई। ये आ गया एलॉन्ग वाई एक्सिस। तो एलॉन्ग वाई एक्सिस के इनकी वैल्यू आ गई, मैं ऊपर लिख इसको हटाऊंगा 1/2 एंड 1 प्लस आई, तो ये हो गई। अब हम एलॉन्ग एक और एक्सिस लेंगे, अगर दोनों पथ में लिमिट समान होगी तब तो 0 0 पर फंक्शन एनालिटिक होगा, और नहीं तो नहीं होगा। अब हम लेने चल रहे हैं z टेंड टू 0 एलॉन्ग, कौन सा लिए मैं वही दूंगा, एलॉन्ग y इक्वल टू 0 एलॉन्ग एक्स एक्सिस, एलॉन्ग x एक्सिस, एलॉन्ग x एक्सिस में ही तो y इक्वल टू 0 होता है, तो ये 0 होगा। तो f डैश 0 विल बी इक्वल टू लिमिट, जब ये जो y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे इस पूरे फंक्शन में जो आपका है, ये ध्यान से देखिए जो इस रूप में लिखेंगे, y अगर आप 0 पुट कर देंगे तो फिर x बचेगा, तो फिर लिमिट x टेंड टू 0 ही होगी। तो पुटिंग y इक्वल टू 0 यू विल गेट एक्स क्यूब, और यहाँ भी y 0 करेंगे तो प्लस आई एक्स क्यूब होगा, और यहाँ भी 0 होगा तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और बगल में एक था 1 अपान एक्स प्लस आई बचेगा। तो y की वैल्यू यहाँ भी 0 लिखेंगे, यहाँ भी तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा इंटू 1 अपान एक्स। तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 0 एंड यहाँ ये आ गया आपका y 0, एक मिनट मैंने गलती की है, यहाँ 0 करेंगे तो यहाँ पर i बचेगा, ये रहेगा i, मैं भूल गया हूँ। तो इसको कॉमन करेंगे तो 1 प्लस आई इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा एक्स क्यूब, ये रिजेक्ट हो जाएगा, आपको बचेगा 1 प्लस आई। और एलॉन्ग एक्स एक्सिस लिमिट की वैल्यू f डैश z की वैल्यू एलॉन्ग y इक्वल टू एक्स हाफ आई प्लस 1 है, और एलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 प्लस आई है, जो कि दोनों इक्वल नहीं है। इसको इक्वेशन आप 3 लिख दीजिए एंड इक्वेशन 4। आगे आपको लॉजिक लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 द लिमिट वैल्यू ऑफ f डैश 0 इज नॉट सेम।
बराबर नहीं है, फॉर दैट रीजन इज नॉट सेम, फॉर दैट रीजन द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, यहाँ लिखते हैं फॉर दैट रीजन, या देयरफॉर एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल टू 0। तो हमने इस तरह जिस सवाल को लंबा समय लगा करके इसको हमने सॉल्व किया है, इसको आप इसी तरह इनकी बातों को समझिएगा और इस सवाल को आप सॉल्व करिएगा। और बुक में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 13, और इसमें एग्जाम्पल नंबर 14 एंड 15 और एग्जाम्पल नंबर 16 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, ये कई बार आ चुका है। और 17 नंबर, इन इतने को आप सॉल्व कर लेते हैं तो इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा उसे कर लेंगे आप। और मैं वीडियो लंबा होने की वजह से भी यहाँ स्टॉप करने जा रहा हूँ।